सोनम के घर फूलमती नाम की एक नौकरानी काम करती थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे, बस रंग से वो काली थी। एक दिन सोनम दीदी, आप कितनी सुंदर है और इतनी गोरी भी। काश मैं आपके जैसी गोरी होती। अरे लेकिन देख ना कितनी मोटी हूं मैं। मुझे तो पड़ोस की रानी अच्छी लगती है। देखने में गोरी, नैन नक्श अच्छे और दुबली भी कितनी सुंदर लगती है। फूलमती के मन में सोनम की बात घर कर जाती है। वो सोचती है कि उसे नहीं पता था कि सोनम को भी अपने से शिकायत होगी। अरे फूलमती, ये क्या किया? सब्जी में इतना तेल। वैसे भी मैं इतनी मोटी हूँ, ये खाना खाकर तो कभी जिंदगी में पतली नहीं हो पाऊंगी। अरे दीदी, मैं तो आपकी जैसी होती तो कोई शिकायत ही ना थी। गोरी गोरी। अरे गोरी ही तो हूँ। खुद को तो देख, तेरे नैन नक्श, तेरा पतला शरीर। फूलमती, कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में अपने रंग रूप को लेकर। किसी का कुछ न कुछ छूटा ही हुआ है। हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। अरे शायद तू नहीं समझेगी। काश मैं भी रानी की तरह होती। अच्छा चल, आज रानी खाने पर आ रही है तो कुछ अच्छा बना लेना। तभी वहां रानी आ जाती है। रानी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है। दोनों सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही होती है कि वहां फूलमती खाना लेकर आती है। अरे रानी दीदी, आप कितनी सुंदर है। काश मैं आप ही की तरह होती तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया फूलमती, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। वैसे तो मैं भी वो सामने वाली वंदना को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। हैं दीदी, आप भी अपने से खुश नहीं? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस जरा लंबाई, काश मेरी लंबाई वंदना जैसी होती तो कमाल हो जाता। फूलमती उन लोगों को खाना देकर वहां से चली जाती है। वो सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनम दीदी सबसे सुंदर है, लेकिन लगता है सोनम दीदी कुछ नहीं। अब तो मुझे वंदना से मिलना पड़ेगा। देखो तो सही कि वो क्या चीज़ है। एक दिन मौका देखकर फूलमती वंदना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है? हाँ हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। दीदी, एक बात बोलूं, आप कितनी परफेक्ट हैं। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ओह, ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अरे तू उस दीपिका को जानती हो ना? कैसी बात कर रही हो दीदी? वो कहानी हर घर की हीरोइन ना? हाँ हाँ वही। उसकी त्वचा देखी है, कैसी दमकती चमकती, और कमर तो कितनी पतली है, हाय। पर दीदी, वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। हाँ वही तो, उसको तो भगवान ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। फूलमती सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से। हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है। अब तो किसी न किसी तरह दीपिका से मिलने जाना होगा, लेकिन कैसे? फूलमती एक दिन दीपिका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाज़ा खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। अरे चलो चलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां दीपिका आ जाती है। अरे भैया आने दो, फैन होगी मेरी। फूलमती दीपिका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है।
मैडम, आप तो इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, त्वचा तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम, काश मैं आपकी जैसी होती। अरे मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी और उसमें भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। दीपिका को फूलमती की बात परेशान कर देती है। वो उसे पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो, मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने में हर वो चीज़ नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो दाने निकल आते हैं। ना जी ना मैडम, मैं तो सारा दिन घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। अरे महंगी महंगी क्रीम, पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ये सुंदर होठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका की बात सुनकर फूलमती वहाँ से निकल जाती है। वापस आती है सोनम के पास और काम करने लगती है। अरे फूलमती, क्या हुआ? आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो परेशान सी रहती थी, अब किसके जैसा लगने की चाह है? किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे जैसे नैन, नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो, मैं तो पूरे मज़े लेती हूँ। ना धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। तो दीदी, मैं तो अब खुशी रहूँगी ना। सुधा बहू की कमाई। कंचन की 2 बहुएं थी, सुधा और गौरी। दोनों के 2 बच्चे। गौरी नौकरी करती, पैसे कमाती और लोगों को बातें सुनाती, तो वही सुधा अपने और गौरी के बच्चों को पढ़ाती, लिखाती, उनका ख्याल करती और घर का सारा काम भी करती। लेकिन फिर भी कंचन को पसंद थी गौरी। बच्चों चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। भाभी, इन लोगों को आप अपने कमरे में ही सुला लिया करो ना, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। वैसे भी आप क्या जानो, ऑफिस में कितना काम होता है। अरे वाह, मैं तो चाची के पास सोऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों को माँ के पास ही सोना चाहिए। ये बोलकर सुधा बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। अरे सुधा, क्या रोज रोज गौरी के कमरे में चली जाती है? पता है ना, वो नौकरी करती है, थक जाती है बेचारी। तो क्या माँ, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? वैसे भी सुबह की पढ़ाई दिमाग पर ज़्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन लोगों को सुबह जल्दी उठाकर दिन में सुला भी देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा समझदारी ना दिखा। इतनी समझदार होती ना तो आज किसी दफ्तर में अफसर होती। तभी सुधा के ससुर बोल पड़ते हैं, है तो अफसर, मेरे घर की लक्ष्मी और अफसर सब मेरी सुधा बिटिया ही है। अरे चुप रहो जी, मती मारी गई थी। बोल रही थी कि दोनों बहुएं कमाओ आनी चाहिए, लेकिन आप तो माने ही नहीं। मती मारी गई थी आपकी। तभी सुधा सास को चाय का प्याला पकड़ाती है। अगर ये भी दफ्तर जाती ना तो कौन हमारी इस उम्र में सेवा करता, सोचा है कभी? सुधा का ज़्यादा ध्यान बच्चों पर होता। देखो बेटा, रट्टा करके पढ़ाई नहीं होती, गणित समझने का विषय है, मैं बताती हूँ। और वो चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। अरे भाभी, ये लीजिए चेक, स्कूल की फीस आज जमा कर देना, मैसेज आया था। तभी सुधा का पति भी वहाँ आ जाता है। सुधा, आज रात को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। नहीं जी, कल राजू की परीक्षा है, मैं नहीं जा सकती। अरे राजू की परीक्षा है तो गौरी है ना, पढ़ाए अपने बच्चों को। तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों गौरी पढ़ाए? आपको तो पता है कि वो सिर्फ मेरे समझाने से ही समझता है। पति वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं। एक दिन गौरी और गौरी का पति, भैया मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहकर उब गए हैं। कुछ दिनों की छुट्टी है, सोचा मन बदल जाएगा। अरे तुम लोग तो रोज बाहर जाते हो, घूमते हो, कभी सुधा को भी लेकर जाओ, वो भी तो घर में रह रहकर ऊब गई होगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उसे।
कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? ये जो घर चल रहा है वो हम लोगों के बाहर जाने से ही चल रहा है। और हाँ, हमने कभी मना नहीं किया कि भाभी बाहर ना जाए। अरे बाबूजी कहाँ, समय ही कहाँ है। बच्चे छोटे थे तब तो सोच भी सकती थी, अब तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे रहने दो सुधा, बच्चे छोटे थे तब भी तुम कहाँ निकलती थी। तभी सुधा की बेटी आ जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है। अब आपकी बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। और मैं डॉक्टर का चाचा। अरे, आज तो अपने राजू की इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी आने वाला था ना? आज नहीं, कल है गौरी, और उसके लिए कल तुम लोगों को कॉलेज भी बुलाया है। ओह, कल तो मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। और मेरी भी एक ज़रूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। चाची, कल की तैयारी है ना? कल आपको और दादू को मेरे कॉलेज आना है। अरे मुझे क्यों बेटा? क्योंकि दादू एक सरप्राइज है आपके लिए। क्यों, फेल हो गया है क्या भाई तू? अरे चुप कर, मेरा राजू तो तुझसे भी अच्छे नंबर लाएगा। क्या बात है राजू, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? हमें नहीं आना है क्या कल? अब आप तो बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कहा आपको। गौरी को बुरा लगता है। अब नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ, मैं भी। कल आ जाएंगे हम सब तुम्हारे कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज के कार्यक्रम में स्टेज से प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे कॉलेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इंजीनियरिंग की परीक्षा सबसे अच्छे नंबरों से पास की राजू ने। राजू, स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार लो और 2 शब्द बोलो। राजू स्टेज पर जाता है और माइक पर कहता है, मैं आज स्टेज पर बुलाना चाहूँगा उनको जिसके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ मेरी सबसे प्यारी। गौरी को लगता है कि उसका बेटा अब उसे स्टेज पर बुलाएगा। वो खड़ी हो जाती है। वो है मेरी सबसे प्यारी 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 सी चाची के कारण। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पुरस्कार मेरे चाची के हाथों से मुझे मिले। गौरी का मुंह उतर जाता है। सब लोग घर वापस लौटते हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि खाद कोई और डाले, फसल कोई और खाए। मेरे बेटे ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, कमाई धमाई तो सब धरी की धरी रह गई। मैं राजू से बात करूंगी गौरी, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बात करेंगी। अच्छा होता कि मैं इंटरव्यू में ही चला जाता। तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे बेटा, कमाई सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि असली कमाई तो आपके संस्कारों की होती है, जो सुधा बहू ने कमाया। बच्चों के लिए दिया उसका त्याग और बलिदान, तो रंग तो आना ही था एक दिन। माँ, मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, तुम्हें अभी से बता देता हूँ। वो तो तू कर ले, लेकिन कोई हीरोइन तुझसे क्यों शादी करेगी भला? पापा के करोड़ों रुपए देखकर। अरे तो पैसे मेरे हैं, मैं ही कर लेता हूँ किसी हीरोइन से शादी जो मेरी उम्र की हो। हाँ हाँ, अब यही दिन आ गए हैं ना, तुम बाप बेटा शादी करो और मैं चली घर से। सोचा था बुढ़ापे में बेटे की शादी करके बहू से खूब सेवा लूंगी, लेकिन कहाँ, यहाँ तो बाप और बेटा दोनों हीरोइन लाने की सोच रहे हैं। अब रोहन कहाँ मानने वाला था, वो तो घर ले ही आता है एक हीरोइन। अरे तुलसी, ये तो तुलसी है ना बेटा? आय हाय, टीवी में तो बड़ी सुंदर लगती है, सामने ये कैसी झुर्रियां दिख रही है, और ये इतना परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अरे माँ, वो इन लोगों का मेकअप कर करके ऐसा चेहरा हो जाता है। मेरा नाम तुलसी नहीं, अलीशा है। हैं? कौन जात की हो बहू? विदेशी हो क्या? देखिए, मेरे पापा पर्शियन थे, वो अमेरिका में बस गए थे। मेरी माँ वैसी तो भारत से थी, लेकिन ओह रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, किसी और दिन तुम्हारे मम्मी पापा का टूर प्लान सुन लेंगे हैं। खैर,
अलीशा घर की बहू बन जाती है। एक दिन सुबह सास जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? अरे भूत है वहाँ, मैंने देखा। तब वहां से अलीशा निकल कर आती है, भूत के भेष में, खुले बाल, सफेद साड़ी। ओ सास माँ, थैंक्स, आप डर गई। मतलब मेरे देखने वालों को भी मेरा ये रूप पसंद आएगा। यही एक कलाकार की असली कमाई है। अरे अलीशा, माँ हार्ट की पेशेंट है, ये क्या कर रही हो? ये मेरे आने वाले सीरियल की कहानी है, तो मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सासू माँ, थोड़ी सी हल्दी में चंदन, चावल का पाउडर और हाँ एलोवेरा जेल डालकर जरा तैयार कर दीजिए ना। अरे क्यों, इससे क्या बनेगा? फेस पैक जानू। अलीशा ये बोलकर वहां से चली जाती है। एक दिन रात के 2 बजे घर की घंटी बजती है। हे भगवान, आजकल चोर भी क्या बेल बजा कर आते हैं। देखो तो कौन है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहुत से लड़के लड़कियां खड़े होते हैं और बहू सज धज कर आई होती है। अरे बहू, रात के 2 बजे कहाँ से आ रही है? अरे माँ, 2 बजे ही तो पार्टी का वक्त होता है, जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए ना। ये बोलकर बहू उन लोगों से बातें करने लगती है। अरे मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ तुमसे तो मैं कल बात करती हूँ। अगले दिन सबके सामने बहू, इन्होंने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो अच्छा है कि बात मीडिया में नहीं आई, वरना तो मेरे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। अरे लेकिन अलीशा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। तो क्या मैं पार्टी नहीं करूं? अपने सारे शौक खत्म कर दूं? अरे एक एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। अरे बेटा, हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक। हम तुम्हारे साथ है, लेकिन बेटा जो गलत है वो तो गलत है ना। ये बोलकर सास ससुर वहां से चले जाते हैं। यार, गलती कर दी मैंने आम लोगों से शादी करके। तभी अलीशा की सहेली, जो कि उसी की तरह सेलिब्रिटी थी, वो वहां आती है। हाय, कैसी हो मैरी? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू बता। तेरी तो बड़े सीरियल देखने को मिल रहे हैं, शादी के बाद भी कैसे मैनेज कर लेती है? क्यों, इसमें क्या है? मेरी सास है ना, वो पूरा घर संभालती है और मेरे लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पर तुझे क्या हुआ, तू तो गायब ही हो गई शादी के बाद। हाँ यार, तू तो जानती है ना, मैंने राजा की बारात वाले हीरो रियल कुमार से शादी की थी। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तेरी सास भी तो हीरोइन है ना? हाँ यार, उनके ही फैशन पार्टी और शूट नहीं रुकते। बच्चा होने से पहले तक तो मैंने काम किया, लेकिन अब बच्चे के बाद ना मुश्किल है सब। तभी वहाँ अलीशा की सास चाय लेकर आती है। अरे तू तो मक्खी बनी सिमरन की हीरोइन है ना, मैं बड़ा देखती थी तेरा सीरियल, लेकिन ये क्या हालत बना ली है। मक्खी बनकर तो तू बड़ी ही प्यारी लगती थी। नमस्ते आंटी, आप चाय लेकर आई हैं? वाह आंटी, मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। अरे तो जो अपने लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ना नौकर चाकर होते हैं। अच्छा तुम दोनों सहेलियां बात करो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन, सासू माँ, आज मेरा इंटरव्यू लेने कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, प्लीज आप देख लेना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं, कैमरा लग जाता है और अलीशा के पीछे खड़ी हो जाती है अलीशा की सास। अरे ये पीछे आंटी जी कौन है? आंटी जरा हटिए। अरे कहाँ चांद में दाग सा लगा रही है। सास को कैमरामैन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अलीशा समझ जाती है। माफ करना वो गलती से। वो वहां से निकल ही रही होती है कि अलीशा सास का हाथ पकड़ लेती है। सास को हैरानी होती है, ये मेरी सास है, कोई दाग नहीं। आज जो आप मेरी चमक देख रहे हैं उसे रोशनी यहीं से मिलती है। अरे मैम, कहाँ बुरा मान रही है छोटी छोटी बात का। आपको तो पता है हमारे चैनल में इंटरव्यू के बाद आपका करियर और चमक जाएगा। करियर से ज्यादा जिंदगी का चमकना जरूरी है, जो मेरे परिवार के साथ ही है। और हाँ, ये स्क्रिप्ट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से।
हकलाने वाली बहू। सासू माँ, आप कल अरे बेटा, मुझे व्हाट्सएप ही कर दे, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ लूंगी। बाय। हाँ, ओके बाय बेटा। सास वहां से चली जाती है। बात तो सुनिए। बहू को हकलाने की आदत थी और सासू माँ को जल्दी में काम करने की। ऐसे में कई बार जब बहू सास से कुछ बोलती तो सास अनसुना कर देती और किसी और काम में लग जाती। माँ जी, सामान लाना है बाजार से। अरे क्या क्या लाना है? मैं जाऊंगी ना शाम को तो ले आऊंगी। साबुदाना? नहीं, हे राम, अरे जल्दी बोलना क्या लाना है? झाग वाला साबुन? अच्छा ठीक है, लेकर आऊंगी। झाग देने वाला साबुन ले आऊंगी बस। झाड़ू लाना। अच्छा, और बता। और सब ठीक। अरे हाल नहीं पूछ रही हूँ, सामान में और क्या लाना है ये बता। सॉस? अरे सॉस तो रखा है ना। सॉरी। अरे बेटा, ये हालचाल और सॉरी की बात बाद में कर लेना, अभी बस सामान क्या लाना है ये बता दे। माचिस? मटर? नहीं, मसाले? अरे अरे मटन? अरे बेटा, अपने घर में मटन कहाँ बनता है? बहू सास की पीठ पर एक लपड़ मार देती है। अरे ये क्या बहू, बदतमीज कहीं की। मच्छर था पीठ पे। हाँ, अच्छा है कि गाल पे नहीं था बहू। बाकी सामान माँ जी। अरे रहने दे बहू, रहने दे, मैं खुद किचन में जाकर देखाऊंगी कि क्या क्या सामान लाना है। सास बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद घर पम्मू आंटी आ जाती है। सास घर के बाहर रहती है। सास को पम्मू आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। बहू पम्मू आंटी की ये बात जानती है और वो सोचती है, सासू माँ को बोल देती हूँ कि पम्मू आंटी आई है तो बाजार में ही घूम लेंगी। अगर पम्मू आंटी के जाने से पहले सासू माँ आ गई तो पम्मू आंटी उनसे कुछ न कुछ मांग लेंगी या बाजार से आने वाला सामान अपने साथ ले जाएगी। बहू बाजार से वापस लौट रही सास को दूसरे कमरे में जाकर फोन लगाती है। हेलो, आप बोल बहू। हेलो माँ जी। अरे जल्दी जल्दी बोलना, घर ही आ रही हूँ, कुछ और लाना है क्या? नहीं। नहीं? अरे फिर फोन क्यों किया? आप घर? हाँ, घर ही आ रही हूँ। हाँ सा नी प म ग रे सा। बेटा, इनके आगे भी तो कोई सुर लगा। घर घर में? घर ही आ रही हूँ, चल बाद में बात करती हूँ। बहू सोचती है, हे भगवान, सासू माँ को बिल्कुल सब्र नहीं है पूरी बात सुनने का। कुछ न कुछ तरकीब लगा के पम्मू आंटी को घर से बाहर करना ही पड़ेगा इसके पहले कि सासू माँ आ जाए, वरना जो भी बनिया का सामान आ रहा है उसमें से कुछ न कुछ तो लेकर ज़रूर जाएंगी पम्मू आंटी। आंटी, मुझे कहीं जाना है। अरे वाह, मैं भी सोच रही थी, मैं भी चलती हूँ। अकेले? अरे नहीं, अकेले क्यों जाओगी, तेरे साथ चलूंगी ना मैं। मुझे अकेले जाना है। बहू पम्मू आंटी को घर से भेजने की जुगाड़ जमा ही रही होती है। इतने में सास घर पर आ जाती है। अरे वाह, सास भी आ गई तुम्हारी। अरे बहू, तुम्हारी जगह मैं होती ना तो तुम्हारी सास के लिए गाना गाती।
पास मेरे जब घर सास आई तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। सास पम्मो को देखकर घबरा जाती है। अरे पम्मो जी। अरे तुम भी हकला गई मुझे देखकर। और ये बैग में क्या लेकर आई हो, जरा दिखाओ तो। बस बहू और सास देखते रह गए और आधे से ज्यादा चीजें पम्मो जी ने अपने लिए पसंद कर ली और घर लेकर गई। बाद में बहू ने बताया कि उसने सास को कॉल इसीलिए किया था ताकि वो घर ना आए, वरना पम्मो आंटी सामान ले जाएगी। सास को बहू की पूरी बात नहीं सुनने पर बहुत पछतावा हुआ। शिक्षा: बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। सब्र और सहनशीलता से सभी बात सुननी चाहिए, वरना फिर जल्दबाजी में नुकसान ही होता है। शेयरिंग इज केयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी 1 मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियां प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरी प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर? एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है। उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई। दूसरा बना देती हूँ, पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ। अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है। अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी? भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान, तेरी माया। कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है और ये 5 लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते। पैसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह, आज इतना सारा खाना आया। थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, पर ध्यान रखो किसी को पता ना चले, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ।
बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया, जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें। इससे हम सिर्फ सामान नहीं, खुशियां भी बांटते हैं और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है। वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है। तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया? फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है। लालची सास और चंट बहू। मीरा की सास कमला एक दिन अपनी सहेली सुमन से कहती है कि उसने अपने बेटे रमन की शादी करके लाखों का नुकसान कर लिया। कमला जी ऐसा क्यों कहती हो? भला मीरा में क्या बुराई है? अरे सुमन बहन, क्या बताऊं, इस मीरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना ही घर का कोई काम करती है और ना ही बाहर कमाने जाती है। अरे भला फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए इसे लेकर आई थी क्या मैं? अरे जी आजकल तो ऐसा ही हाल है सबका। दहेज में एक गाड़ी क्या ले आती है कि बस सर पर बैठ के तांडव करने लगती है। मेरी बहू मीरा तो दहेज में एक फूटी कोड़ी भी नहीं लाई, फिर भी रोज महारानी मुझे उंगली पर नचाती है। जी फिर तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी भी गलती है, बिना दहेज के ब्याह किया ही क्यों? अरे मैं तो अच्छा और बहुत दहेज लेती, आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है। पर तेरे जीजा जी दहेज के खिलाफ है ना, बेकार कॉलेज के प्रोफेसर। अरे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, बस अपने किताबों की दुनिया में ही रहते हैं। अरे जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा काम में लगाओ, खुद दहेज चल के आएगा। कमला को सुमन की बात समझ में आ जाती है और उसे सुमन का सुझाव अच्छा भी लगता है। कमला अगली सुबह से मीरा पर हुक्म चलाने लगती है। सुन बहू, फटाफट से सफाई कर ले, फिर रोटियां भी बनानी है। सासू माँ, सब मैं ही करूँगी क्या? आप क्या पूरा दिन मुझे काम बताने का ही कष्ट करती रहोगी? तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊं? हैं? चुपचाप काम कर, नहीं तो अपने मायके का रास्ता नाप और निकल मेरे घर से। मीरा अपनी सास की धमकी सुन के थोड़ा डर जाती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ घर का काम और अपनी सास कमला की सेवा करने लगती है। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है, पर थोड़ी निराश भी होती है
क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं था। कमला अपनी बहू मीरा को और काम बताने लगती है। सासू माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा करती हूँ, एक गाड़ी मंगा देती हूँ जो तुझे तेरे मायके छोड़ आए। अब तेरे दहेज में कोई नौकरानी तो आई नहीं जो तुझे आराम करने दूं। पर सासू माँ, मैं तो मैं मत कर और हाथ चला जल्दी जल्दी। आज तो कपड़े भी दुनिया भर के हैं, कौन धोएगा तेरे अलावा। मीरा बीमार हालत में भी काम करने लग जाती है। मन ही मन सोचती है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बुढ़िया की चिक चिक बंद हो जाए। मीरा समझ तो चुकी थी कि उसकी सास अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसलिए अब वो प्लानिंग में लग जाती है। अगली सुबह मीरा तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वाह जी वाह, और काम कौन करेगा घर का। सासू माँ, 2 दिन की तो बात है बस। जा चली जा, पर फिर वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मीरा जानती थी कि घर में वापस घुसने के लिए उसे क्या करना है। वो अपने मायके पहुंचती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उसे रोने का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी मीरा की माँ उसके हाथों की तरफ देखती है। मीरा, ये तेरे हाथों के नाखून कहाँ गए? तुझे तो नाखून बड़े करने का बड़ा शौक है ना? माँ, उस घर के बर्तन और कपड़े धो धो कर मेरे नाखून ही नहीं बल्कि हाथ भी घिस गए हैं। अब तुमने मेरे साथ ना कोई नौकरानी भेजी, ना कोई सुख की सुविधा। मीरा के माता पिता समझ जाते हैं कि मीरा को दहेज का सामान चाहिए। अगले ही दिन मीरा के माता पिता उसके लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवा देते हैं। मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। मीरा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, आ गई तू। और ये फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अरे भाई इन सब की क्या जरूरत है। सासू माँ, जरूरत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। मीरा की बात सुन के कमला गुस्से से बोलती है। बहू रानी, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे इस दहेज के सामान के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब कमला और दहेज लेने के चक्कर में मीरा का काम बढ़ाने लगती है। वो जानबूझकर गंदगी फैलाती और बना हुआ काम बिगाड़ने लगती। मीरा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर चीज अपने मायके से मंगवा लेती है। धीरे धीरे कमला की चाल कामयाब हो जाती है, पर वो मीरा की चाल नहीं समझ पाती। धीरे धीरे मीरा भी अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने ससुर और अपने पति को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन मीरा अपने ससुर से कहती है, पिताजी, क्यों ना आप ये घर मेरे नाम कर दें, क्योंकि सासू माँ तो बीमार रहती हैं और रमन का तो आपको पता ही है कितने बिजी रहते हैं। ऐसे में घर को संभालेगा कौन? हाँ बहू, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस घर को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ये कहकर मीरा के ससुर जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर देते हैं। मीरा बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इस बात की खबर कमला को भी लगती है। कमला को जैसे ही पूरी बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में मीरा के पास जाती है। अरे करमजली, तू तो बहुत चंट निकली। मैं तुझसे घर का सामान ही मंगवाती रह गई और तूने पूरा का पूरा घर अपना बना लिया। सासू माँ, अब आप घर का काम करने की भी आदत डाल ही लो, क्योंकि अब मैं तो कुछ करूंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने काम करने में आनाकानी की तो इस उम्र में मायके नहीं बल्कि बुजुर्गों के आश्रम भेज दूंगी। मीरा की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है। वो अपनी सहेली सुमन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे सुमन, मैंने तो लालच में आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। काश मैं तेरी बात मानती ही नहीं तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। वाह जीजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तो सिर्फ काम करवाने की सलाह दी थी, पर तुम तो बेचारी मीरा को परेशान करने लग गई। अब भरो अपने किए के फल। और वैसे भी ना, एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है।
सुमन की बातें सुनकर कमला अपने घर वापस चली जाती है और अपनी बहू मीरा को पूरी बात बताती है कि कैसे सुमन ने उसे उल्टी सलाह देके अपना पल्ला साफ कर लिया। कमला अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं सासू माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मुझे भी घर पर कोई राजवाज नहीं करना, बस प्यार और साथ मिले उतना ही बहुत है। अब सास बहू मिलजुल के एक साथ प्यार से रहने लगती है और दोनों घर के काम भी मिल बांट के करने लगती है।